हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और सॉल्यूशन में आज हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सॉल्यूशन में अभी तक मैंने आपको हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोगों ने बात कर लिया था। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जो होता है उसे विलयन कहते हैं। Solution is the homogeneous mixture of two or more than two substances. It is a single phase system. Solution हमेशा सिंगल फेज सिस्टम होता है, मतलब एक ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, और गैस है तो गैस रहेगा। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी होमोजेनियस। इट मीन्स इट इज ऑलवेज solution. Mixture of two solids is always considered to be heterogeneous except alloys. alloys को छोड़ करके दो solids के मिक्सचर को हम हमेशा heterogeneous composition कहते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें इसमें ध्यान रखना है। और होमोजेनियस का मतलब है जिनका प्रॉपर्टीज कैसा होगा, सिमिलर कंपोजिशन और सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहती है होमोजेनियस में। और अगर सॉलिड टू लिक्विड है तो जिसमें डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज सेम है। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात किया सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। और फिर सॉल्युबिलिटी के बाद हमने बात किया इसमें डिफरेंट फैक्टर्स की। तो अगर बात करते हैं हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, इट मीन्स पोलर टू पोलर एंड नॉन पोलर टू नॉन पोलर। टेम्परेचर पर भी हमें ध्यान रखना है। जो चीज़ें, जो सब्सटेंस एंडोथर्मिक हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इन सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी। उसके बाद हमने बात किया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। तो गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, गैसेस वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। इट इज इन लेस आर मोर एक्सटेंट, कम या ज्यादा मात्रा अलग अलग हो सकती है, बट गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, है ना। और ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर द ऑर्गेनिज्म आर इन द एक्वाटिक रीजन। एक्वाटिक रीजन मतलब जल में जंतु उपस्थित रहते हैं। ठीक है ना, तो देयर आर ऑर्गेनिज्म इन सी, ऑर्गेनिज्म इन रिवर्स। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जैसे कल हम लोगों ने बात किया था, तो लगभग 9 ppm तक ऑक्सीजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसॉल्व रहती है वाटर के अंदर। ठीक, तो ऑक्सीजन या अदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को प्रमोट करता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज प्रमोट द एक्वाटिक लाइफ। ओके, उसके बाद हमने बात किया फैक्टर अफेक्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो वो गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई होती है, जो आसानी से लिक्विफाई होती है, या जो वाटर के साथ किसी भी टाइप का बॉन्डिंग या रिएक्शन करती है, जैसे HCl वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अमोनिया वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो आसानी से रिएक्ट करते हैं या आसानी से लिक्विफाई होती है, वो गैस है जो आसानी से लिक्विफाई होती है या वाटर के साथ रिएक्ट करती है, उसकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू अदर गैसेस ज्यादा होती है। ठीक, हीलियम लीस्ट सॉल्युबल गैस है, लेकिन हमने आपको बताया था कि अगर इनर्ट गैसेस की बात करेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ानॉन में ज़ानॉन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ज़ानॉन इज मोर देन अदर इनर्ट गैसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स काम करता है, तो पोलराइजेशन बढ़ जाती है नीचे जाने पर, पोलराइज होने की पावर बढ़ती जाती है, इसलिए इनर्ट गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, तो वो गैस जो आसानी से लिक्विफाई होगी या वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगी, वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी अदर गैसेस के कंपैरिजन में
ज़्यादा होगी, इसलिए HCl अमोनिया HCl अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसेस वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व होती है एज कंपेयर टू हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, इसके बाद हमने बात किया टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पर टेम्परेचर पर आपको ध्यान रखना है कि गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सा एक एग्जांपल ध्यान रखना है कि जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं तो इट रिलीज द बबल्स, तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। इट मींस द गैसेस आर पासेस आउट। तो हाई टेम्परेचर पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी या टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। तभी हमने वो बात किया था कि लो टेम्परेचर पर जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर मोर कंफर्टेबल एट लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैसेस उसमें ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद हमने बात किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। तो इट इज expressed by the Henry's law. Mass of gas dissolved is directly proportional to pressure. Mass of gas dissolved is directly proportional to pressure, m equal to kp, ठीक है। उसके बाद इसको हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या हुआ, x is directly proportional to p, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट is directly proportional to pressure, or pressure is directly proportional to mole fraction. Pressure is directly proportional to mole fraction। और यहां से हमने लिया फिर इसको P is directly proportional to X, or P equal to KH और X, KH into X। तो KH is the Henry's law constant। उसके बारे में हमने बात किया कि Henry's law constant की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा solubility ऑफ गैसेस उतना कम होगा, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस उतनी कम होगी। हेनरीज लॉ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमने बात किया, इस पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए इसके एप्लीकेशन में। एक तो स्कूबा डाइवर्स वाला, स्कूबा डाइवर्स और सी डाइवर्स। तो सी डाइवर्स के लिए क्या ध्यान रखना है, जब वो अंडर द वाटर जाता है कोई पर्सन, व्हेन पर्सन मूव अंडर द वाटर और इनसाइड द वाटर, देन प्रेशर इंक्रीजेस, तब प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। और प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ब्लड वेसल्स के अंदर जो सोलुबिलिटी है गैसेस की वो बढ़ जाएगी। सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस इनसाइड द ब्लड वेसल्स। और जब वो पर्सन कम अपवर्ड्स, जब वो फिर से ऊपर की ओर आएगा, देन गैसेस आर रिलीज। तो कैपिलरीज में गैसेस बाहर रिलीज होने की कोशिश करेगी एंड इट फॉर्म्स बबल्स इन कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज के अंदर बबल्स फॉर्म करेगी, एंड विच इज द पेनफुल कंडीशन। और ये एक पेनफुल कंडीशन है एंड समटाइम इट इज द मेडिकल कंडीशन एंड इट इज नोन एज बेंड। इसको हम बेंड कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें कभी कभी ज्यादा पेनफुल होता है, रप्चरिंग ऑफ ब्लड सेल्स, रप्चरिंग ऑफ कैपिलरीज, एंड देयर इज चांस ऑफ हार्ट अटैक। यहाँ पर हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया जो पर्सन हाई अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, क्लाइंबर्स जो है, ऑक्सीजन जैसे जैसे अपर साइड जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और प्रेशर के कम होने के कारण जो ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन गैस की सांस लेने के लिए, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में लो हो जाएगा, और लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कॉज द वीकनेस एंड लेस थिंकिंग एबिलिटी, जिससे हमें वीकनेस महसूस होगी और थिंकिंग एबिलिटी भी कम हो जाएगी, लेस थिंकिंग एबिलिटी, ओके, वीकनेस एंड लेस थिंकिंग एबिलिटी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया, और इस स्थिति को हम एनॉक्सिया कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें एक दो न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन की, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन आर
those physical property of solution, those physical property of the solution, those physical properties of the solution, those physical property of the solution in solvent, those physical property of the solution in solvent, those physical property of solution in solvent which depends on number of atoms, molecules, depend on number of atoms, molecules or ions, number of atoms, molecules or ions. तो those physical property of the solution in solvent which depends on number of atom, ions or molecules in a given volume, in a given volume. ओके, मतलब जितने भी पार्टिकल्स आपने ऐड किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी जो प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, number of atoms, molecules or ions in a given volume. Okay, number of atom, molecules or ions of solute. एक लाइन और बढ़ा सकते हैं इसमें, of solute, ions of solute in a given volume, in a given volume. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इस टाइप की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स के नंबर पर डिपेंड करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन. दिस प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन. इन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं. तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग लिखेंगे. ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो एज एग्जाम्पल हम देखें, अगर एज एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब मान लो इसमें हमने कुछ शुगर कंटेंट डाल दिया या कुछ भी कंटेंट डाल दिया. ठीक है, शुगर कंटेंट डाल दिया. तो अब अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका बॉइलिंग जो है, जो आपने शुगर वाटर लिया, वाटर का बॉइलिंग कितना, 100. अगर शुगर वाला सॉल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग अगर मान लो थोड़ा सा भी बढ़ता है, इफ इट इज 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे. तो थोड़ा सा बॉइलिंग क्या हुआ, बढ़ गया. इफ देयर इज सम इंक्रीज इन बॉइलिंग, 0.5 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है, तो जो सोल्यूशन है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड का, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा अपर साइड गया, है ना. दिस increase in boiling point is called elevation of boiling point. This increase in boiling point is called elevation of boiling point. और boiling point का ये increase होना मतलब 0.5 डिग्री इस द elevation of boiling point. हिंदी में इसको बोलते क्वथनांक का उन्नयन. तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो अगर वाटर का बॉइलिंग 100 है और उसमें कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद उसका बॉइलिंग 100 से ऊपर
गया। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो शुगर के डालने के कारण, चेंजेस के कारण हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने वाटर के अंदर शुगर मिलाया, कुछ चॉकलेट्स मिलाई, कुछ और कंपोनेंट्स मिलाया और आइसक्रीम में कन्वर्ट करना है, मुझे उसको आइसक्रीम बनाना है, मान लो आइसक्रीम बनाना है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसक्रीम, अगर उसका सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर -2 डिग्री है, इफ द फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम इज -2 डिग्री, देन क्या हुआ? 2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से नीचे चला गया। तो किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग अपने सॉल्वेंट के फ्रीजिंग से, अगर वो सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल है, उस कंडीशन में किसी भी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग अपने किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग अपने सॉल्वेंट के फ्रीजिंग से नीचे जाता है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में इसको कहेंगे हिमांका का अवनमन। ठीक, तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग कहां गया? डाउन साइड गया। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग, सॉल्यूशन का बॉइलिंग अपर साइड गया। जितना चेंज हुआ सॉल्वेंट के बॉइलिंग से सॉल्यूशन के बॉइलिंग में, दैट here indicated by 0.5 degree, तो that 0.5 degree is called elevation of boiling point। और freezing point में कितना डिफरेंस आया? 2 डिग्री का डिफरेंस आया। तो that difference is called depression of freezing point। इस डिफरेंस क्या कहते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो उसमें सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के मिलाने के बाद चेंज हो रही है, और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली क्वांटिटीज को, चेंजेस को हम क्या कहते हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगली बात देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक, तो देखो, पहले मान लीजिए इफ देयर इज प्योर वाटर, अगर हमारे पास केवल शुद्ध पानी है, प्योर वाटर है, तो सो मेनी मॉलिक्यूल्स, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स है, सो मेनी मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट द प्रेशर। बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या कर रहे थे? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। सो मेनी मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट द प्रेशर दैट टाइम। ओके, अब अगर मैंने उसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया, जैसे मान लीजिए प्योर वाटर के अंदर हमने थोड़ी शुगर डाल दिया। ठीक है, तो जब आप शुगर डालोगे, देन सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंज्यूम फॉर द डिसोसिएशन ऑफ शुगर। तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स शुगर को डिसोसिएट करने में, शुगर को तोड़ने में खर्च हो गए। इट मींस द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर डिक्रीजेस। सॉल्वेंट के जो पार्टिकल थे वो डिक्रीज हो गए, और अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल डिक्रीज हो गए तो जो प्रेशर लग रहा था वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैं बहुत आराम से इसको हम समझ रहे हैं। कारण इसका यह है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का कुछ पोर्शन है इसमें। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखना है कि जैसे शुगर के कुछ पार्टिकल हमने ऐड किए तो सॉल्वेंट, तो शुगर डिसॉल्व होगी। इट मींस द शुगर इज डिसॉल्व बाय द वाटर मॉलिक्यूल। शुगर को डिसॉल्व कौन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल करेगा। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीज। तो जैसे ही आपने शुगर ऐड किया, तो देखो एडिशन ऑफ सॉल्यूट, मैं ऐसा कॉमन लिख देता हूं, एडिशन ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट को ऐड किया तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। सॉल्वेंट के कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में खर्च हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर डिक्रीजेस। और अगर सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज हुए तो जो प्रेशर लग रहा था वो नीचे चला जाएगा। पहले मान लीजिए एज एग्जांपल हम ऐसा समझते हैं कि पहले हमारे पास 500 लोग थे, वो कोई काम कर रहे थे, वो कहीं पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे। अब अगर मैंने उन 500 लोगों में से कुछ लोगों को हटा दिया, 400 लोगों को कर दिया, तो अगर 100 लोग कम कर दिए तो थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा जो प्रेशर लग रहा था। तो एडिशन ऑफ सॉल्यूट क्या करेगा? वेपर प्रेशर को नीचे ले जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर नीचे चला गया। अब प्रेशर नीचे चला गया तो किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल होने के लिए सॉल्वेंट से ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, क्योंकि उसको बॉयल होने के लिए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आना ही पड़ेगा ना, बॉयल होने के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आना ही पड़ेगा। तो क्या ध्यान रखेंगे, सॉल्यूट का एडिशन क्या करेगा, डिक्रीज द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर नीचे गया तो बॉइलिंग पॉइंट कहां चला जाएगा, ऊपर। फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग अगर वाटर का 0 है तो आइसक्रीम बनानी होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट उससे लोअर साइड जाएगी, -1, -2, -3 समथिंग इज देयर बट देयर इज डिक्रीज। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर साइड जाएगा, और कंसंट्रेशन बढ़ा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अपर साइड जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही सॉल्यूट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर डाउन साइड, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा। वेपर प्रेशर नीचे जाएगा तो उतने ही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उस लिक्विड को आने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, सॉलिडिफिकेशन के लिए ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज। तो दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। पहले उसका एग्जांपल लिख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलिगेटिव में इंक्लूड है। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको सब ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हिंदी में बोलेंगे परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 3 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, और एक और है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो नेक्स्ट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान रखना है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो है वो कॉलिगेटिव में इंक्लूड है, कौन से प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव में इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो these are the colligative property, osmotic pressure, relative lowering of vapor pressure, okay, elevation of boiling point and depression of freezing point is the colligative property. अब कुछ पॉइंट्स और नोट करेंगे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने कहा यूरिया, यूरिया, सुक्रोज मतलब शुगर, ग्लूकोज, और एनी अदर सब्सटेंस विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज एक्सेट्रास हैव same colligative property, same colligative property, colligative property at same molar concentration, same colligative property at same molar concentration, same molar concentration। तो वो सब्सटेंस जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनकी
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम कंसंट्रेशन पर सेम होगी। ठीक है, देयर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर सेम एट सेम मोलर कंसंट्रेशन। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, CaCl2, Na3PO4, K4FeCN6। अब ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl, CaCl2, Na3PO4, K4FeCN6 have different colligative property properties at same molar concentration, तो मोलार कंसंट्रेशन सेम होने पर भी इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, सेम मोलार कंसंट्रेशन होने पर भी इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अलग अलग होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि इनमें आयंस का नंबर अलग अलग होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट वाले सब्सटेंस हैं उनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम कब हो सकती है, जब उनमें आयंस का नंबर सेम हो। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स the colligative properties are same when number of ions are same। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम कब होगी, जब नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे, when number of ions are the same। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो कब सेम होगी, जब नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे। ठीक है, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस करने के लिए हमें पहले कुछ पॉइंट्स की जरूरत होगी, तो उन सब पॉइंट्स को कवर करते हुए हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अब बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ ओरल टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन हिंदी में कहते हैं इसको विसरण। तो डिफ्यूजन इज व्हाट, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अथवा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर प्रवाहित होना विसरण कहलाता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो क्लियरली आपको एक बात ध्यान रखना है, कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर ही जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप अगर उसको जाना है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही जाएगा नेचुरली, कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप जाने की स्थिति को जबरदस्ती तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बट कोई भी मॉलिक्यूल हमेशा कहां से कहां जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ध्यान रख लो, रिवर्स कहां आते हैं, हमेशा पहाड़ से नीचे की ओर आता है रिवर्स का पानी, रिवर का पानी, है ना। नदियों का पानी हमेशा माउंटेन्स की तरफ से ग्राउंड की तरफ आता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि ग्राउंड की तरफ से माउंटेन पर जा रहा हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक, तो पहली बात ये, तो डिफ्यूजन मीन्स the movement of molecule of substances from higher concentration to lower concentration। अब बात करते हैं हम इसके बाद हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। अब डिफ्यूजन के बाद हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ऑस्मोसिस में क्योंकि मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन, हिंदी में कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स वो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आर दोज मेम्ब्रेन्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्यूट। तो क्या ध्यान रखेंगे, आर दोज मेम्ब्रेन्स which allow the flow of solvent, allow the movement of solvent कह सकते हो आप, allow the flow of solvent but do not allow the flow of solute। ओके, तो वो मेम्ब्रेन्स जो सॉल्वेंट को अपने पास से जाने देते हैं, अपने अंदर से जाने देते हैं, लेकिन सॉल्यूट को जाने नहीं देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आर दोज मेम्ब्रेन्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्यूट, अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ सॉलिड, इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? क्योंकि मेम्ब्रेन्स बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग काम भी करते हैं मेम्ब्रेन्स, है ना। इम्परमिएबल, जो किसी को भी आने जाने नहीं देते, वो इम्परमिएबल। परमिएबल, जो कॉमनली सबको आने जाने देते हैं, वो परमिएबल। और तीसरा है आपका सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल विच अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्यूट बट अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्यूट, दिस इज सेमी परमिएबल। और एक होता है सेलेक्टिव परमिएबल। तो सेलेक्टिव परमिएबल में क्या होगा, जिसका उसको रिक्वायरमेंट है उसको आने देगा, और जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आने नहीं देगा, है ना। तो दिस इज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स, पहले नेचुरल। तो नेचुरल में आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ दूसरा आ जाएगा गॉट ब्लैडर। कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं, गॉट ब्लैडर, पिग ब्लैडर, ठीक है। एग मेम्ब्रेन, अंडे के ऊपर भी एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, एग मेम्ब्रेन इज ऑल्सो वर्क एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो दिस इज द नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और फ्रूट्स, जैसे आपका अंगूर है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन रहेगी, है ना। ग्रेप्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन रहती है। जब वो किशमिश में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी उसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक। और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6 is the best semi permeable membrane, best artificial semi permeable membrane। और बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मतलब फंक्शन के बेस पे हम बात कर रहे हैं। अभी तक जो यूज होती है मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज कमर्शियली इट इज यूज्ड इन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। वाटर प्योरीफायर जो आपका आता है, जो RO टेक्निक पर बेस है, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक पर बेस है, उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। तो कॉपर फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। उसके अलावा और कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 होल ट्वाइस भी यूज होता है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें से कॉपर फेरोसाइनाइड का जो मेम्ब्रेन है वो अपने फंक्शन के बेस पर सबसे बेस्ट है। तो दिस इज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी ऑस्मोसिस में, इसलिए हमने इसके बारे में बात किया। तो डिफ्यूजन क्लियर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब उसके बाद हमने बात किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन्स विच अलाउ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, एंड दैट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस
और ऑस्मोसिस के फिनोमेना को पहली बार ऑब्जर्व किया नॉलेट ने। नॉलेट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय नॉलेट, पहली बार इस फिनोमेना को नॉलेट ने देखा, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय नॉलेट। ठीक, तो अब सिंपल सी एक बात है, दो सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन अलग अलग है, टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, दो सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन अलग अलग है एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दो विलयन जिनकी सांद्रता अलग अलग है और दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हैविंग देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन बोथ द सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन के बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। चलिए हमने ऐसा क्लासिफाई कर दिया, 5% ग्लूकोज एंड 5% ग्लूकोज एंड 10% ग्लूकोज, तो टू सॉल्यूशंस विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन, दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अलग अलग है। ठीक, एक तरफ हम प्योर वाटर, एक तरफ सॉल्यूशन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट देयर इज टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ओके, एक तरफ 10% और एक तरफ 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। अब हमको ये देखना है कि सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो किधर से किधर होगा, इट इज ऑस्मोसिस, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों सॉल्यूशन सेपरेट है। तो देखो 95% 5% ग्लूकोज, इट मीन्स व्हाट, 95% ऑफ वाटर इज हियर, 95% पानी यहां पे है। चलो हमने ऐसा भी लिख दिया, ए और बी, तो सॉल्यूशन ए में वाटर कितना है, 95%, सॉल्यूशन बी में वाटर कितना है, 90%। ओके, मूवमेंट किसका होना है, ग्लूकोज और पानी में से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कौन जाने वाला है, वह पानी जाने वाला है। मूवमेंट किसका होगा, क्योंकि एसपीएम लगा हुआ है, तो कौन जाएगा, ओनली द सॉल्वेंट, ओनली देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो व्हाट हैपेंस हियर, फ्रॉम सॉल्यूशन ए टू बी, सॉल्यूशन ए टू बी, इट मींस हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज हियर, यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, लेकिन डेफिनेशन हम सॉल्यूशन के टर्म में करेंगे तो वो अपोजिट सा दिखेगा, बट आपको फिर से ध्यान रखना है, ग्लूकोज इज 5%, इट मींस वाटर इज 95%, हियर मोर वाटर, मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ओके, एंड हियर लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यहां पे वाटर कम है, जाना किसको है, वाटर को। ठीक, व्हाट हैपेंस, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इन टर्म ऑफ सॉल्यूशन देयर इज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, देयर इज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम और विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी की तरफ जाएंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, तो अब डेफिनेशन लिखें, क्लियर हो गई बात। देखो, जिस तरफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम रहेगा वहां पर ज्यादा वाटर रहेगा, और मूवमेंट किसका होना है, ओनली द सॉल्वेंट। ओके, सो व्हाट इज द ऑस्मोसिस, द ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecule, movement of solvent molecule from solution of lower concentration to solution of movement of solvent molecule from solution of lower concentration to solution of higher concentration, movement of solvent molecule from solution of lower concentration to solution of higher concentration through semi permeable membrane, is called osmosis, okay, it's called ऑस्मोसिस। ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की तरफ जाना,
क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, जहां पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर है वहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, वहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगा। हमने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पर जाती है, तो पानी 95 से 90 की तरफ जा रहा है, लेकिन हम डेफिनेशन सॉल्यूशन के टर्म में लिख रहे हैं इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, बट दिस इज द राइट डेफिनेशन। ओके, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ lower concentration to solution of higher concentration through semi permeable membrane is called osmosis। और इस osmosis के फिनोमेना के कारण जो प्रेशर जनरेट होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर, उसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगली बात अब हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं इसको परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि कॉमनली लिक्विड यूज होता है, तो लिक्विड का जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर it is equal to that hydrostatic pressure which is generated when a solution is separated from solvent through semi permeable membrane, है ना? ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या ध्यान रखना है? it is equal to that hydrostatic pressure, it is equal to that hydrostatic pressure, it is equal to that hydrostatic pressure it is equal to that hydrostatic pressure which is generated or which is generated when solution is separated from solvent, solution is separated from solvent through semi permeable membrane, ठीक है। और दो अलग अलग सॉल्यूशन है तो भी एक का कंसंट्रेशन कम और एक का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ऐसे कंडीशन पर भी जो प्रेशर सॉल्वेंट के मूवमेंट के कारण जनरेट होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट? इट इज इक्वल टू दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज जनरेटेड व्हेन सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब प्रसरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न होता है। विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न होता है। ओके, तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज इक्वल टू दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज जनरेटेड बाय द ऑस्मोसिस ऑफ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन लिक्विड व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब बात करेंगे हम लोग मेथड्स यूज टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो मेथड्स यूज टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन कौन से मेथड है जिनसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं? ठीक है, तो मेथड्स यूज टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, केवल और केवल इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं। कभी कुछ नहीं पूछेंगे, बस नाम ध्यान रखना है ताकि कभी जरूरत पड़े तो आप लिख पाओ, है ना। कभी कभार क्वेश्चन आता है तो इसलिए आपको इनके नाम याद रखने हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं।
दैट इज नंबर 1 बर्कले हार्टले। बर्कले हार्टले। तो बर्कले हार्टले जो मेथड है ये लैब मेथड भी है। बर्कले हार्टले लैब मेथड भी है, ये ध्यान रखेंगे। बर्कले हार्टले लैब मेथड भी है, ठीक है। पहला मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूज होता है वो बर्कले हार्टले। दूसरा मोर्स एंड फ्रेजर। मोर्स एंड फ्रेजर। मोर्स एंड फ्रेजर सेकंड। मोर्स एंड फ्रेजर, अब ये नाम है साइंटिस्ट के तो ये एज इट इज रहेंगे, है ना, मोर्स एंड फ्रेजर। तीसरा है पी फेफर्स। पी फेफर्स। चौथा है डी वैरिस। डी वैरिस। डी वैरिस। और पांचवा है, सॉरी फिफ्थ वन इज द टाउन सैंड। टाउन सैंड पोरस डिस्क मेथड। टाउन सैंड पोरस डिस्क मेथड। तो दीज आर द मेथड्स यूज टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मेथड है जिनसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इनके नाम आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी भी कुछ भी चीज आ सकती है, तो आपको इनके नाम याद रखना है। ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे और उससे आगे के पोर्शन पर बात करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।